Hello, friends. This is Archana. Welcome to all in my class. Archana Economica. First of all, Happy Ganesh Chaturthi. This is Modak for you all. From my side, this is homemade Modak and for Gadpati Bappa. God bless you all and Happy Ganesh Chaturthi to all of you, dear. So, dear, today we will study about पैमाने के प्रतिफल. ओके, स्केल्स ऑफ रिटर्न्स. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था प्रोडक्शन के बारे में एंड प्रतिस्थापन प्रभाव, तकनीकी प्रभाव, रिज रेखाएं एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे. ओके, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट पैमाने के प्रतिफल पर बात करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न टू स्केल. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देती हूँ, आपके लिए सूटेबल रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल. पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं. किसे सूचित करते हैं? दीर्घकालीन प्रवृत्ति को. एज आई टोल्ड यू, मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया है, पैमाने के प्रतिफल का रिलेशन लॉन्ग टर्म से है. तो जब जब पैमाने का प्रतिफल रिटर्न टू स्केल आए, इसका मतलब लार्ज, दीर्घकाल से कनेक्शन है इसका. दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में प्रोड्यूसर के पास पर्याप्त टाइम होता है. सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है. सभी उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना, रिटर्न ऑफ प्रोडक्शन, परिवर्तित किया जा सकता है. उत्पादन तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि के कारण उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं. बेटे ये शब्द याद रखना, आंतरिक एवं बाह्य बचतें. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हमारे प्रोड्यूसर को प्राप्त होता है. क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि उत्पादन में टेक्निकल चेंजिंग करने की वजह से, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण के कारण. ऑल राइट. किंतु ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं होती, ये कांस्टेंट नहीं होती हैं कि हाँ स्थिर ही रहेंगी, बल्कि कुछ समय बाद बचतें हानियों का रूप ले लेती हैं, डिसइकोनॉमीज़ का रूप ले लेती हैं. इसका भी ब्रीफ हम स्टडी करेंगे डीप. आरंभ में ये आंतरिक और बाह्य बचतें पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के रूप में आते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वेट. हाँ, जैसा हमने बताया, ये बचतें हानियों का रूप लेते हैं, डिसइकोनॉमीज़ का रूप ले लेते हैं. आरंभ में ये आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देती हैं. ओके, किंतु ये बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के असमान ह्रासमान, जिसे ह्रासमान भी कहते हैं, असमान ह्रासमान, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल उत्पन्न करते हैं, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल देते हैं. इन दोनों प्रतिफलों के बीच की कड़ी पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. ये चीज़ें आपने जब उपभोक्ता का नियम हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने पढ़ा था. उपभोक्ता के नियम में ह्रासमान स्थिर और बढ़ते हुए दर में, तो वहाँ हमने उपभोक्ता के संदर्भ में पढ़ा था, यहाँ हम प्रोडक्शन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं. ओके, अल्पकाल में भी हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में.
और यहाँ हम दीर्घकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। पैमाने के प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल का रिलेशन दीर्घकाल से होता है। तो ये आप 3 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैमाने का वर्धमान प्रतिफल जो बढ़ते हुए दर से मिलता है। ओके, उत्पादन बढ़ते हुए दर से होते हैं, उसमें आंतरिक और बाह्य बस्तें बढ़ती रहती हैं। प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता ही जाता है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब ये लाभ, ये बचतें हानियों में बदलने लगते हैं, जिसे हम असमान या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बीच में एक कड़ी आती है, जिसे हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। दिस पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल? इसमें उत्पादन की आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों की आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। आप समझ पा रहे हैं? उत्पादन की मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो साधनों की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन ले रहा, प्रोडक्शन की क्वांटिटी साधनों की क्वांटिटी के अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है और उसे लाभ होता है, उसकी बस्तें जो है बढ़ती जाती हैं। वर्धमान प्रतिफल करें, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऑलराइट, देखिए यहाँ उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि ग्रेटर देन साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि। पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि के साधनों की आनुपातिक वृद्धि की अपेक्षा, ये मतलब दोनों इक्वल होते हैं, स्थिर होते हैं, ये स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं। यहाँ देखो बेटा, सी, हाँ, दिस इज सफिशिएंट। ओके, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल हमने आपको बता दिया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें उत्पादन की आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों की आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि ग्रेटर देन साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट, स्थिर प्रतिफल। जैसा कि हमने आपको बताया, उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि साधनों की आनुपातिक वृद्धि के बराबर होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट, नाम से ही क्लियर है। ओके, उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि इक्वल टू साधनों में आनुपातिक वृद्धि। जितने क्वांटिटी में, जितने अनुपात में साधनों को लगाया जाएगा, उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होगी। ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि जनसंख्या की मात्रा में अनुपात, आई एम रियली सॉरी, इट वॉज बाय मिस्टेक, इट्स नॉट जनसंख्या, दिस इज साधन, रिसोर्सेस। ओके, सो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि से कम होता है। जितने क्वांटिटी में हम साधनों को लगाते हैं, उसकी अपेक्षाकृत प्रोडक्शन हमारा कम होता है। उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन, दिस पॉइंट, लेस देन साधनों की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। ऑलराइट, ये पॉइंट हो गया बेटा रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का हमेशा पैमाने के प्रतिफल का संबंध हमेशा आपका दीर्घकाल से होगा। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने किया। जनांकीय संक्रमण का प्रतिपादन किसने किया? W.M. थॉमसन ने। फ्रैंक नोटेनस्टीन ने 1945 में इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। यह सिद्धांत विकसित क्षेत्रों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। आर्थिक विकास के भिन्न भिन्न स्तरों पर जन्म दर एवं
मृत्यु दर की प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। इस कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी अलग अलग होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि निम्न 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यहाँ हम जनसंख्या के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जनांकीय संक्रमण, इससे बेटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टेजेस के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस स्टेज में क्या पोजीशन होता है, उसी के हिसाब से यू हैव टू टिक द राइट आंसर कि क्या है। तो ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने दिया? थॉमसन ने। इसको आगे किसने बढ़ाया? 1945 में फ्रैंक नोटेनस्टीन ने। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सी बेटे देखिए, फर्स्ट, पहली अवस्था क्या है बेटा? इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती हैं, इसलिए यह जनसंख्या यहाँ स्थिर रहती है। ये देखिए, आगे देखिए, दिस इज, इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है, इसलिए जनसंख्या स्थिर रहती है। मतलब जन्म भी क्या नाम इसका, आपका बर्थ भी मतलब हाई लेवल पे है और डेथ भी हाई लेवल पे है। जिसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या। ओके। इस अवस्था में देश पिछड़ा एवं अल्प विकसित होता है, क्योंकि मतलब हमें जनसंख्या कंट्रोल, नियंत्रण करने की उतनी मतलब जागरूकता नहीं होती है एंड सुविधाएं भी उतनी नहीं होती, तो ये पिछड़े देशों का निशानी है। पिछड़ा एवं अल्प विकसित होता है, जहाँ जन्म दर भी, लोग की बर्थ भी होती रहते हैं एंड मृत्यु भी उस हिसाब से होनी, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लाइफ भी वैसे ही जाती रहती, लोग जन्म लेते रहते हैं और मृत्यु होती रहती है। ओके। ऐसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से कृषि प्रधान होती हैं। यहाँ लोगों की आय निम्न होती है, इनकम भी इनका बहुत लो लेवल पे होता है। निम्न आय के कारण व्यापक गरीबी होती है, फलतः लोगों को भोजन भी असंतुलित एवं अपर्याप्त होता है। एज आई टोल्ड यू कि हम मृत्यु भी होती रहती है, बाल मृत्यु भी होती रहती है। ओके। यंग एज में लोग मतलब उनकी डेथ होती रहती है, कारण गरीबी होती है। अस्वास्थ्यकर आवास सुविधाएं रहने की मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होता, आवास व्यवस्था नहीं होती, अशिक्षा होती है लोगों में एंड अंधविश्वास होती है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया। एंड इस अवस्था में मृत्यु दर उच्च होती है, मृत्यु दर उच्च होती है। सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं हम, ये बेटा सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं आगे। फर्स्ट में क्या हुआ? जन्म दर भी हाई लेवल पे होता है, मृत्यु दर भी उच्च होती है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से जन्म दर भी उच्च होती है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। बड़े किसानों के लिए परिवार पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। भाई अगर उनके बड़े किसान हैं और उनके पास अच्छा खासा इनकम है, तो कितना भी बड़ा परिवार, नाती पोते कितने भी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए वहाँ आराम से लोगों का जन्म होता रहता है। अशिक्षा के कारण वे बड़े परिवारों की इच्छा भी रखते हैं, नाती पोते वंश एंड अदर थिंग्स, मतलब ये चीज़ें प्रभावित करती है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को। वहीं दूसरी ओर खेतिहर मजदूर होते हैं जिनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न होता है। देखिए बेटा, हाँ दिस पॉइंट। वहीं दूसरी ओर खेतिहर मजदूर होते हैं जिनका जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। उनके परिवारों में मृत्यु दर भी अधिक होती है, क्योंकि इनके पास गरीबी होती है, इनकी इनकम भी कम होती है, मेडिकल सुविधाएं भी इनके पास नहीं होती, इसलिए लोगों की मृत्यु दर भी होती रहती है। कृषि व्यवसाय में बच्चों को अल्प आयु में ही लगा दिया जाना, कम एज में ही लोग जो है खेती करने लगे। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ खेतों में निकल जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का अभाव होता है। तो बच्चे स्कूल जाने की बजाय खेत में उनको भेजा जाता है काम करने के लिए। परिवार में लड़का होना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। एक बच्चों के पीछे प्राचीन काल में आपने पुराने टाइम में देखा होगा, एक बच्चों के पीछे 3-3, 4-4, 6-6 लड़कियों को बर्थ दे रहे हैं, क्योंकि लड़का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी पीढ़ी कौन चलाएगा।
ये ऐसी मान्यताएं होती हैं इस स्टेज में। किस स्टेज की बात कर रहे हैं हम बेटा? फर्स्ट स्टेज की, ठीक है ना। लड़का होना सामाजिक दृष्टि से आवश्यक माना जाता है, इस कारण वे अधिक बच्चों की इच्छा रखते हैं। इन लोगों के परिवार नियोजन संबंधी ना तो रुचि होती ना ही जानकारी होती है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये सब कारण सामूहिक रूप से जन्म दर के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर संतुलित होता है। जैसे जैसे लोग जन्म लेते रहते हैं, लोगों की मृत्यु होती रहती है, तो कहने का तो बैलेंस होता है, बैलेंस बना रहता है, तो जनसंख्या स्थिर रहती है, न बढ़ती है न घटती है, लमसम ठीक ठाक चलती रहती है, स्थिरता रहती है। अब क्या बात, ये बेटे टाइम पीरियड आप याद रखना, 1921 से पूर्व भारत की जनसंख्या इसी स्थिति में शामिल था। देखो 1921 से पूर्व भारत की जनसंख्या को इसी अवस्था में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इस समय जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचे होने के कारण यहाँ की जनसंख्या लगभग स्थिर थी। ओके, पहले 1921 के पहले 1921 को महाविभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। अब सेकेंड स्टेज बेटे हम देखते हैं क्या है। सेकेंड स्टेज है, इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आर्थिक विकास आरंभ होते ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती रहती है। आम जनजीवन में सुधार होते रहते हैं। लोगों की जीवन स्तर में सुधार होती है, भुखमरी दूर होने लगती है, गरीबी दूर होने लगती है, और धीरे धीरे अशिक्षा भी दूर होती है। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण महामारी इत्यादि से होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आती है। पहले स्टेज में आपने क्या देखा? जन्म दर भी हाई लेवल पे था, मृत्यु दर भी हाई लेवल था, लेकिन सेकेंड स्टेज को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। कारण इसका, वहाँ क्या था, प्रकृति अपने अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या को नियंत्रित करती थी, लोग जन्म होते रहते थे, मरते रहते थे लोग। ओके, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या हो? सेकेंड स्टेज को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। अब ये माइंड में आप रखना कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था किसे कहते हैं हम? सेकेंड स्टेज को, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज को नहीं कहते। नॉर्मली जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ एक फोबिया होता है, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, तो हम तो माइंड में ही आएगा वहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, लोगों को सुविधाएं नहीं, वहाँ जनसंख्या विस्फोट होगा। लेकिन नहीं, नो, ये मेरी शब्द याद रखना, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था सेकेंड अवस्था में होता है। क्यों? कारण ये है कि जन्म दर लोगों की होते रहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर लाइफस्टाइल में सुधार होने लगती है, भुखमरी गरीबी दूर होने लगती है, चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि होने के कारण, महामारी आदि के कारण अकाल मृत्यु से लोग बचने लगते हैं, उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है। ओके, तो ये आपका द्वितीय अवस्था है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। ये आपको, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरी ओर क्या होता है? अशिक्षा, धार्मिक विश्वास, रीत रिवाज के कारण जन्म दर पहले की ही तरह रहते हैं। मतलब चेंजिंग तो आ रही है, लेकिन पूरी तरह चेंज नहीं हो पाया ना बेटा। ये मतलब डेवलप कंट्रीज़ की तरह बिल्कुल कांस्टेंट इमीडिएट चेंजिंग तो आएगी नहीं, है ना। इट विल टेक सम टाइम। तो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में आए, सुविधाएं हमारी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो नई पीढ़ियों को तो हम शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अशिक्षा समाज में तो विद्यमान है ना, जो लोग वहाँ हैं अभी। तो अशिक्षा, धार्मिक विश्वास, रीत रिवाज के कारण जन्म दर पहले की तरह ऊंची बनी होती है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच काफ़ी अंतर बढ़ जाता है। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। अंतर बढ़ जाता है का मतलब समझ लेना थोड़ा सा, ये गैप, जन्म दर मृत्यु दर के बीच में अंतर बढ़ जाता है। मतलब लोग जन्म तो लेते रहते हैं, लेकिन मृत्यु कम होती है। इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करना। अंतर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो है कि जन्म कम ले रहे हैं, मृत्यु, मतलब इस तरह से नहीं। जन्म दर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मृत्यु दर कम होता जा रहा है। आर्थिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था बहुत ही गंभीर और चिंताजनक होती है।
1921 जैसे मैंने बताया महाविभाजन का साल इसको बोला गया, क्योंकि इससे पहले जनसंख्या में स्थिरता देखी गई। 1921 से 91 तक भारत को हम इस अवस्था में देखते हैं। 1921 से 1991 तक भारत इसी अवस्था में था। थर्ड स्टेज क्या होता है बेटा? थर्ड स्टेज ये होता है कि इस अवस्था में निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर की अवस्था होती है। इस अवस्था में देश विकसित अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे देश क्रमिक आर्थिक विकास के कारण कृषि प्रधान स्थिति से उद्योग प्रधान के रूप में रूपांतरित होने लगता है। देश में औद्योगिकरण, शहरीकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन आता है। समूचे देश में साक्षरता का सामान्य प्रचार प्रसार होने लगता है। परिणाम स्वरूप जनसाधारण अधिक प्रबुद्ध और समझदार होने लगते हैं। लोग सीमित आकार के, अब यहाँ स्टार्ट हो गया, लोग सीमित आकार के परिवार की आकांक्षा करने लगे हैं, समझने लगे हैं उसकी वैल्यू क्या है, कि मतलब बच्चे को बर्थ देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका लालन पालन, पालन पोषण, एजुकेशन, इन्वॉल्वमेंट, ये सब भी तो हमें देना चाहिए। तो यही बता रहा है यहाँ। तो सीमित परिवार का महत्व क्या है, लोग समझने लगे हैं। बच्चों को अब परिसंपत्ति के रूप में ना देखकर एक प्रकार से देयता के रूप में देखा जाता है, कि बच्चे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिस कारण से जनसाधारण में कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति कार्यशील हो जाती है। लोग अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनकी परिवार नियोजन के बारे में जानकारी बढ़ती है और जन्म दर गिरने लगती है। आर्थिक विकास की इस अवस्था में स्त्रियां भी घर के बाहर आकर उत्पादन कार्यों में भाग लेने लगती हैं। फलस्वरूप उनके दृष्टिकोण में चेंजिंग आता है। ओके, इन सब का परिणाम यह होता है कि देश में जन्म दर काफ़ी कमी हो जाती है। कमी नहीं, काफ़ी कमी हो जाती है। बात मेरी समझ पा रहे हो आप? फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, जन्म दर भी बढ़ रहा है, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, यानी बैलेंस है। जितने लोग जन्म ले रहे हैं अप्रॉक्स उतने ही उनकी मृत्यु भी हो रही है, तो बैलेंस है, स्थिरता बनी हुई। सेकेंड में क्या होता है, जन्म दर ज़्यादा हो रहा है लेकिन लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है, यानी वो महाविभाजन का साल हो गया। जनसंख्या विस्फोट का टाइम पीरियड हुआ। सेकेंड पीरियड में क्या हो, लोग एजुकेटेड हुए धीरे धीरे, फिर उन्होंने स्मॉल फैमिली का मतलब वैल्यू समझने लगे। ओके, इस तरह से जन्म दर जो है इस स्टेज में जन्म दर काफ़ी धीमा हो गया, जन्म दर की कमी हो गई। ये आपका थर्ड स्टेज है। सो बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट अप्रॉक्स हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स लगभग समाप्त होने को है। अभी कुछ चैप्टर्स हमारे हैं, मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट, इनको हम स्टडी करेंगे। एंड अल्पाधिकार, एकाधिकार, ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एंड ये चैप्टर, मार्केट का चैप्टर क्लियर कराने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा MCQ भी देती जाऊंगी। ओके, चूँकि थोड़ा बहुत MCQ से आप गुजरते रहेंगे तो आपके तैयारी को बल मिलता रहेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर MCQ भी देते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी ब्रॉड। ओके, उसमें काफ़ी मतलब डीप में हमें जाना पड़ेगा। एंड सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू